नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा कि व्हाट इज़ जावा एंड जैसे जावा से पहले सी प्रोग्राम था। तो उस समय हम कैसे सी प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। उसके बाद जावा में हम जो कंपाइलर है वो जावा के कोड को कैसे कंपाइल करेगा, फिर कौन उसको लोड करेगा, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या कौन जेआरई है, मतलब जेआरई का व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेआरई, व्हाट इज द रोल ऑफ जेआरई, जेडीके, जेवीएम। ओके, और आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट विच वन इज मोर सिक्योर, सी प्रोग्रामिंग और जावा। ठीक है, तो बेसिकली वी आर कंपेयरिंग विद सी प्रोग्रामिंग राइट नाउ। सो विल सी। तो इंटरव्यूअर गाइस आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज जावा। तो आपको ये बताना है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड internet programming language, okay, which is totally based on the oops concept. Remember, Java is not the fully 100% object oriented programming language because Java के अंदर हम primitive data type यूज करते हैं, साथ में हम static memory का भी concept यूज करते हैं। static memory मतलब वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती है, वो क्लास से बिलोंग करती है। ओके, और जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो इंट, फ्लोट, डबल, दीज आर नॉट द ऑब्जेक्ट, रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमें अपना देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हमें ये चेक करना है, मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेन फीचर्स जावा के क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योरिटी है। ठीक है, और जावा के अंदर कई सारी हमारे पास जैसे एंटरप्राइज जावा बीन है, ईजेबी हो गई। ओके, ईजेबी एक तरह का ऐसा एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें क्या होता है कि एक ही एप्लीकेशंस के मॉड्यूल हैं। जैसे सपोज विद इन द एप्लीकेशंस वी हैव ए 3 मॉड्यूल। ओके, तो एक मॉड्यूल पता पड़ा दूसरे लोकेशंस पे रन कर रहा है, एक मॉड्यूल किसी दूसरी लोकेशन पे रन कर रहा है। सो यू कैन से एंटरप्राइज जावा बीन। ओके, सो रिमोटली हम उस एप्लीकेशंस के मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं। यू कैन से मॉड्यूल आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो एंटरप्राइज जावा बीन जीएमएस हो गया, जावा मैसेजिंग सर्विस हो गई। ठीक है, जिसमें हम मैसेजिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जैसे आपने देखा होगा कि हम क्यू में मैसेज है ना पुश करते हैं, और वहाँ से जो रीडर होता है, कंज्यूमर होता है, उस मैसेज को रीड करता है। ठीक है, आल्सो आप मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जावा इट इज़ एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज जावा का जो भी कोड है बाइट कोड है। एक्चुअली हम बात करेंगे, जब आप जावा के कोड को कंपाइल करते हो तो बाइट कोड आता है कंपाइलेशन के बाद, एंड दैट बाइट कोड इज टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एनी ओएस। ठीक है, अब सी जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो कोड होता था डॉट ई फाइल, जो हमारी फाइनल आउटपुट फाइल है, वो डिपेंडेंट टू ओएस। ठीक है, दैट्स वाई सी प्रोग्रामिंग इट इज डिपेंडेंट टू ओएस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जावा की सिक्योरिटी की। तो ऑफकोर्स जावा इज मोर सिक्योर लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेज, आई विल टेल यू। ठीक है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो मेमोरी वाइज भी हम बात करें तो जावा के अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। ठीक है, जावा के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाइट कोड वेरीफायर होते हैं। ठीक है, बाइट कोड वेरीफायर क्या करते हैं, जो बाइट क्लास होती है, जो बाइट कोड होता है, उसको रन करने से पहले, उसको लोड करने से पहले वो उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अगर कहीं से कुछ इशू है उस कोड के अंदर, कुछ सिंटेक्स एरर है, या फिर मान के चलो कोई मैलिशियस आया है, कोई कोई ऐसा कुछ वायरस टाइप का या कुछ भी ऐसा आया है, दे विल डिटेक्ट एट द टाइम ऑफ यू नो जब भी वो वेरीफाई करेंगे इस बाइट कोड को। ठीक है, और देयर आर मैनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी गाइस वी कैन प्रोवाइड हियर। आप इसको सर्वर साइड पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो, बिकॉज जावा इज यू कैन से सर्वर साइड लैंग्वेज। यू कैन से जो सर्वर साइड में हम प्रोग्राम बैक एंड पे बनाते हैं, ठीक है, जावा से हम वो भी कर सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं बैक एंड एप्लीकेशन, यू कैन से। ठीक है, दैट कंटेन द बिजनेस लॉजिक
और जो भी क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर के पास जो एप्लीकेशन है, मान लो इट इज़ बेस्ड ऑन जावा एप्लीकेशन, वो उसको मल्टी लेयर हम वहाँ पे वेरीफाइड लगा सकते हैं, मल्टी लेयर, ठीक है। जैसे JWT टोकन हो गया, सो देयर आर मैनी वे, कुकीज़ हो गई, सेशंस हो गए, जिनके थ्रू भी हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में आपका बेरर टोकन हो गया, वी कैन जनरेट द टोकन एट सर्वर साइड, और वो टोकन को हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के साथ ऐड करके क्लाइंट को भेज देते हैं। फिर क्लाइंट जब भी दोबारा कोई रिक्वेस्ट करेगा उसी टोकन को यूज़ करके वो सर्वर को भेजता है। सो सर्वर कैन रिकॉग्नाइज द क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो देयर आर मैनी वे, रिमोट एप्लीकेशन वी आल्सो कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ जावा, ठीक है। वेब एप्लीकेशन भी आल्सो कैन क्रिएट। सो अभी वेब एप्लीकेशन के लिए आप समझ सकते हो कि माइक्रो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एक मॉड्यूल के लिए एक सर्विस बना देते हैं, और वो सर्विस क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है अदर सर्विस से। पहले तो क्या होता था, एक ही एप्लीकेशंस में हमारे कई सारे मॉड्यूल एक ही एप्लीकेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जावा के अंदर आई हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक मॉड्यूल को एक सर्विस के अंदर हम आइसोलेट कर रहे हैं, और वो मॉड्यूल के लिए अलग डेटाबेस भी यूज़ होगा। सो there we will discuss separately, so I'm just telling here कि Java, guys, it is you can say very big language, okay, and we can utilize Java anywhere in the software, okay, so mainly, but of course backend side पर हम यूज़ करते हैं Java को, ठीक है, because it is सिक्योर, मोर सिक्योर। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आपने बोला देखा, जो बैंकिंग वेबसाइट हो जाती है, तो वहाँ पर भी हम जावा, मोस्टली बैंकिंग वेबसाइट जावा एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है भाई, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो भी सिक्योरिटी वो है, वो जावा के द्वारा ही मैनेज की जाती है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो भी हो, ठीक है। साथ में हम बोल सकते हैं इसमें आपका, और जावा के अंदर देर आर मैनी, लाइक आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे RMI रजिस्ट्री हो जाती है ना, और उसके बाद हम बोल सकते हैं जैसे अभी डॉकर क्लास का कंसेप्ट भी आया है, ठीक है, और जैसे हम बोल सकते हैं आपका डेटा प्रोसेसिंग जो टूल होते हैं जैसे हडूप हो गया, तो दे मोस्टली रिलाइन ऑन जावा, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हो। सो आई विल नाउ, like there are many, you can say many use of Java, okay. Nowadays we can utilize Java in software programming language. Now I will move to the another concept, second one. तो गाइज अभी आप इसकी बात करो यहाँ पर, वाई जावा इज अ इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों है बताइए आप। क्योंकि ये इसके द्वारा हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सर्वर साइट पर हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो हम उस एप्लीकेशन को सर्वर साइट पर डिप्लॉय करेंगे, और वो एप्लीकेशन हमारी क्लाइंट रिक्वेस्ट को यू कैन से हैंडल करेगी, ठीक है। जैसे बैंकिंग वेबसाइट हो गई आपकी, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे जितनी भी, जैसे IRCTC वेबसाइट हो गई, ठीक है, जितनी भी आपकी जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ऑल वेब एप्लीकेशंस we can create with the help of Java application. That's why we can say that it is server side. Mostly we use this Java application for server side programming language. So that's why it is internet programming language. Okay, because server side पर हमें security चाहिए होती है, और Java it is adding the multi-layer security layer, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, there are many layer security layer, सो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से सेशन लेंगे। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जैसे आपको समझ में आ गया कि अभी मैं ये आपके सामने ये डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई सी प्रोग्रामिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज सी का जो आउटपुट फाइल है, आउटपुट फाइल क्या है यहाँ पर, .exe फाइल। ये .exe फाइल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू OS। ये फाइल who will load, OS will load and OS will execute, remember। तो यहाँ पर डायरेक्ट
इंटरेक्शन हो रहा है ओएस के साथ, ठीक है। तो हेलो डॉट सी इज माई सोर्स कोड, ओके। तो इस सोर्स कोड में जहां पर हमारा सी प्रोग्रामर जो होगा, सी डेवलपर, वो अपना कोड राइट करेगा, फिर सॉरी, फिर हमें सी कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जो ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड को हमारे हेलो डॉट ऑब्जेक्ट कोड में। हेलो डॉट ओबीजे फाइल बनेगी। इसमें क्या होगा कि कई सारे जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हमारी फंक्शनल ओरिएंटेड है, तो इसमें हर एक फंक्शंस के लिए एक डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, ठीक है। और वो सारे डॉट ऑब्जेक्ट फाइल को हम कंबाइन करके एक जगह रख देते हैं, जिसको बोलते हैं डॉट ई फाइल, ठीक है। और ये डॉट ई फाइल फिर ओएस इसको रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर लोड एंड एग्जीक्यूटिंग फॉर दिस हेलो डॉट ई फाइल। और ये डॉट ई फाइल कंटेनिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर ओएस। इसका मतलब अगर डॉट सी फाइल मैंने डॉस पे बनाई है, तो सी कंपाइलर भी मुझे डॉस विंडोज का ही चाहिए, क्योंकि वो सी कंपाइलर क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा डॉस का जो सी प्रोग्रामिंग कोड को, सी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस कोड को अपने डॉस के मशीन कोड में, ठीक है। अगर ये डॉट सी मैंने विंडोज की है, तो विंडोज का कंपाइलर होगा, जो विंडोज का कंपाइलर क्या करेगा, सी प्रोग्राम को के इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, सी प्रोग्राम के जो कोड के इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको कन्वर्ट करेगा विंडोज के ओएस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और ये हेलो डॉट ओबीजे फाइल बनेगी, मल्टीपल ओबीजे फाइल बनेगी गाइस, अलग अलग फंक्शंस के लिए, ओके। और ये सारी ओबीजे फाइल को कंबाइन करके हम एक जगह रखेंगे, विच फाइल कॉल्ड द हियर डॉट ई फाइल। और ये फाइल डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ओएस। तो यहाँ पे गाइस चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई बीच में यहाँ पर हैकर आता है और कोई हैकर इस फाइल के बीच में हैक कर लेता है मान लो, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर मैलिशियस कोड, मतलब एक आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है, ओके। सो बिग चांस है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली ये फाइल लोड हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ओएस, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। इस बीच में अगर कोई भी हैकर आता है तो बीच में गाइस मतलब सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है यहाँ पर, ओके। क्योंकि इस कोड को डॉट ई फाइल को अगर मॉडिफाई कर दिया तो यहाँ पर ब्रेक होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इस डॉट ई फाइल को यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इट्स डायरेक्टली इंटरेक्टिंग टू ओएस, ओके। एंड दिस फाइल इज कंटेनिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ओके, टू द पर्टिकुलर ओएस। तो अगर डॉट सी फाइल आपने बनाई है मैक ओएस पर, तो डॉट ओबीजे फाइल भी जब मैक ओएस के लिए होगी, और फिर सारी डॉट ओबीजे फाइल कंबाइन करके डॉट ई फाइल होगी बनेगी, और डॉट ई फाइल ये क्या होगा, ये मैक ओएस पर ही चलेगी। अगर आप इस डॉट ई फाइल को विंडोज ओएस पर चलाओगे तो ये नहीं चलेगी, ध्यान रखना, बिकॉज दिस अगर इफ दिस फाइल हैज बीन जनरेटेड बाय मैक ओएस, ओके, अगर मैक ओएस पर ये फाइल जनरेट हुई है तो दिस फाइल इज कंटेनिंग टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ओनली फॉर मैक ओएस, नॉट फॉर अदर ओएस। सो हियर डिपेंडेंट थे हम ओएस पर, ध्यान रखना। इसी वजह से गाइज हमें स्विच करना पड़ा जावा पर। सी में हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। सिक्योरिटी का भी इश्यू था, सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटली मेमोरी को एलोकेट करना पड़ रहा था, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता था, एक्सप्लिसिटली डी एलोकेशन करना पड़ता था डेवलपर के लिए, ठीक है। तो देयर आर मेनी डिसएडवांटेज विद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, व्हेन वी वांटेड टू यूज इन इंटरनेट programming language, okay. So we'll move to other part. अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जावा का। सी का हमने डिस्कस कर लिया कि सी में क्या होता था, अब हम जावा की बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। अब hello.java जो हमने ये फाइल है, ये फर्स्ट फाइल है मेरी,
ये डेवलपर इसको बनाएगा, जावा डेवलपर। इसमें जो भी जावा का उसने जो भी कोर जावा के कंसेप्ट सीखे होंगे वो यहाँ लिखेगा, अपने कोड बनाएगा, लॉजिक लिखेगा। अब हेलो डॉट जावा फाइल को गाइस ऑफ कोर्स it's a source code, we need to translate this source code to बाइट कोड, बिकॉज जावा के अंदर बाइट कोड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जावा कंपाइलर होगा, जावा कंपाइलर कन्वर्ट करेगा जावा सोर्स कोड को बाइट कोड के, ओके, बाइट कोड में। तो ये हेलो डॉट क्लास फाइल यू कैन से बाइट कोड, ओके, बिकॉज यहाँ पर बाइट कोड इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस का जो साइज होता है वो 8 बिट होता है, एंड 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, इस फाइल को हम बाइट कोड भी बोल सकते हैं, जावा असेंबली कोड भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट कोड भी बोल सकते हो, और इंडिपेंडेंट कोड भी बोल सकते हो। ये हमारी आउटपुट फाइल हो गई। जैसे सी प्रोग्राम के अंदर .exe फाइल थी, वो आउटपुट फाइल थी। यहाँ पर अगर मेरे को आउटपुट चाहिए तो हेलो डॉट क्लास फाइल चाहिए, मतलब डॉट क्लास फाइल चाहिए, यहाँ पर बाइट कोड चाहिए। ठीक है, हेलो डॉट जावा मेरी सोर्स कोड होगी। इसमें जो डेवलपर लिखेगा इसमें कई सारी सिंटेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती हैं। तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा और बाद में वो जनरेट करेगा बाइट कोड। ये बाइट कोड इंडिपेंडेंट होगा, ओके। ये किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है बाइट कोड। इस बाइट कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। मान लो ये मैंने डॉट जावा फाइल विंडोज पे बनाई है, और ये बाइट कोड जब यहाँ पर करेगा तो हेलो डॉट क्लास बनेगी। तो हेलो डॉट क्लास जब ये बनेगी तो ये बाइट कोड, भले ही मैंने विंडोज पे बनाया है ये बाइट कोड, ये डॉट क्लास फाइल, तो इस डॉट क्लास फाइल को आप मैक पर भी रन कर सकते हैं, मैक ओएस पर, ओके, एंड डॉस पर भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो इट इज इंडिपेंडेंट कोड। अब इस डॉट क्लास फाइल को हु विल लोड, जीआरई विल लोड, GRE will load and execute this dot class file, okay। so यहाँ पर GRE आया in between, तो GRE will load and execute। ठीक है, अब GRE के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, we will discuss separate, okay, after this, okay, that what is GRE, what is JVM, what is JDK, so separately we discuss, but you have to understand कि वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल था .exe फाइल को, सी के अंदर .exe फाइल को आप देखोगे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था OS, ओके, .exe फाइल को, दिस वाज द आउटपुट फाइल, OS वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोड एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर आपका GRE रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो GRE क्या करेगा, इस फाइल को लोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। तो GRE के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, लोडर मैकेनिज्म है, कई सारी यू कैन से मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होगा, बाइट कोड वेरीफायर, ओके। सो देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड द GRE, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी GRE का पार्ट्स होते हैं। तो ठीक है, तो GRE इसको लोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और फिर क्या करेगा, इसको and GRE will be invoking, you can say, OS functionality for generating the output, ध्यान रखना। तो इस फाइल को लोड करेगा GRE, ओके, लोड एंड एग्जीक्यूट करेगा, और फ्रॉम देयर GRE will be invoking the OS functionality for generating the output। ठीक है, तो यहाँ पर GRE is dependent to OS, not my bytecode or not my dot class file, okay। GRE because interacting to OS here, so GRE must be dependent to OS here, okay। so Windows का GRE अलग होगा, DOS का GRE अलग होगा, Mac का GRE अलग होगा, got it। अब हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पर you can see here why C is not why C programming is not secure, why why Java is secure language। C, यहाँ पर जो C प्रोग्राम है, आप इसको .exe फाइल समझ सकते हो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लोड और एग्जीक्यूट हो रही है OS के द्वारा, इसके बीच में कोई
मिडिल लेयर नहीं है जो इस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर रही हो, आउटपुट फाइल को प्रोटेक्ट कर रही हो, .exe फाइल को प्रोटेक्ट कर रही हो। अगर ये लोड और एग्जीक्यूशन टाइम पर अगर कोई बीच में इसको हैक कर लेता है, इस फाइल में कोई कुछ कुछ नया कोड इसमें ऐड कर देते हैं, तो कंट्रोल इसमें क्या है, किसी का कोई देयर इज नो अदर लेयर विच इज प्रोटेक्टिंग अवर सी प्रोग्राम। यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्ट इंटरेक्शन में थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं इनसिक्योरिटी के, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिक्योरिटी ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेरा सी जो .exe फाइल है वो ओएस से इंटरेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मेरा जो ये जावा कोड, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर बाइट कोड डॉट क्लास फाइल की बात कर रहा हूँ, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जीआरई कर रहा है। तो यहाँ पर जीआरई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोड एंड एग्जीक्यूटिंग माई डॉट क्लास फाइल, ठीक है। इस डॉट क्लास फाइल को ओएस से कुछ लेना देना नहीं है, और जीआरई नो हाउ टू लोड एंड एग्जीक्यूट। कौन कौन से यहाँ पर सेफ्टी वो लगानी चाहिए, जीआरई नो। So GRE has the interpreter functionality, GRE has the just type functionality, GRE has the memory management functionality, so GRE has the bytecode verifier functionality. So GRE will apply those all functionality here, okay, to protect this code from other. Okay, so this is you have to remember. साथ में GRE क्या कर रहा है यहाँ पे गाइज, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एग्जीक्यूशन स्पीड भी फास्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, जस्ट टाइप कंपाइलर को यूज करके यहाँ, ठीक है। साथ में इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर को भी यूज करता है जीआरई। जो इंटरप्रेटर क्या है, जावा इंटरप्रेटर यहाँ पे रीड लाइन बाय लाइन करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, रीड एग्जीक्यूट। लेकिन अगर मेरा डॉट बाइट कोड के अंदर, डॉट क्लास फाइल के अंदर कोई कोड ऐसा है, कोई मेथड ऐसा है जो सपोज उस मेथड के अंदर लूप है और जो मल्टीपल टाइम वो कोड एग्जीक्यूट होना है उस लूप के द्वारा, सपोज 100 टाइम वो कोड एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बाइट कोड वेरीफायर ने तो पहले ही बाइट कोड को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद लोड होगा, फिर जब एग्जीक्यूट के बाद होगे तो जस्ट जावा इंटरप्रेटर आएगा। जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही उनको ये मालूम पड़ता है कि अगर कोई मेथड है जावा क्लास के अंदर और उस मेथड के अंदर लूप है, और वो लूप के अंदर सपोज मतलब वो जो कोड है, जो लूप के अंदर जो कोड है वो 100 टाइम उस कोड के द्वारा एग्जीक्यूट होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट टाइम कंपाइलर आएगा। जस्ट टाइम कंपाइलर इस तरह के कोड को डिटेक्ट करेगा, जीआरई डिटेक्ट करेगा और जस्ट टाइम कंपाइलर को एक्टिव करेगा। जस्ट टाइम कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को, जो उसके कोड को नेटिव कोड में कंपाइल करके, नेटिव कोड में कंपाइल कर देगा। नेटिव कोड मतलब ओएस स्पेसिफिक कोड में कंपाइल कर देगा कोड, ठीक है। नेटिव फंक्शनैलिटी में, जो ओएस स्पेसिफिक नेटिव फंक्शनैलिटी में, उसमें कंपाइल कर देगा उसको। तो जो बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में, और नेटिव कोड जो है वहां से आप ओएस की फंक्शनैलिटी को कॉल कर रहे हैं, तो इससे एग्जीक्यूशन स्पीड भी फास्ट हो जाती है। साथ में जो जावा जस्ट इन टाइम कंपाइलर है वो क्या करता है, कोड कैसे को भी यूज करता है। अगर कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसका एग्जीक्यूशन होना है बाइट कोड के अंदर, डॉट क्लास के अंदर कोई ऐसा कोड है जो बार बार रिपीटेड है, एग्जीक्यूट होना है, जैसे कोई कोड लूप के अंदर है, तो उस कोड को क्या करेगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर कोड कैसे में रखेगा और बार बार उसको वहां से यूटिलाइज कर देगा। तो इस केस में यहाँ पर परफॉर्मेंस स्पीड भी बढ़ जाती है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक्चुअली एडिंग द एग्जीक्यूशन स्पीड, ओके, व्हेन आवर बाइट कोड will be load and execute by the GRE. So GRE will use the just in time compiler, okay, for executing bytecode, okay. So यहाँ पर just type compiler क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि वो बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, एक ही बार में कन्वर्ट करता है वो, ठीक है। और जो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर सपोज इंटरप्रेटर से जीआरई क्यों नहीं करवा रहा उस कोड को लाइन बाय लाइन रीड एग्जीक्यूट, बिकॉज उस
कोई कोड है जो मान लो थाउजेंड्स टाइम एग्जीक्यूट होना है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में जीआरई टेक हेल्प फ्रॉम जस्ट टाइप कंपाइलर, जो उसको एनालाइज करेगा, उस कोड को कंपाइल करेगा एक ही बार में, ओके। और फिर उस कोड को अगर बार बार रिपीट है तो उसको कोड कैसे में रख के दोबारा से टाइप करके ये होता है। दिस इज द ओके। सो इन दिस वे जीआरई इज हेल्पिंग रिमेंबर फॉर अस। So basically GRE is responsible for load and executing, okay, and GRE is protecting our code also from outside layer, okay, fine. Now we will discuss about what is JVM and what is GRE. So guys, JVM एक आप बोल सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग में हमने ये प्रॉब्लम फेस किया कि भाई वहाँ पे डिपेंडेंट जो भी हम कोड लिखते थे, अगर डॉस ओएस पर लिखा तो वो डॉस पे ही चलेगा, अगर वो विंडोज ओएस पे लिखा जो भी कोड डेवलपर ने तो वो विंडोज पर ही आउटपुट देगा। वो ऐसा नहीं था कि डॉस का कोड सी प्रोग्राम हम विंडोज प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, नहीं चल पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस आई। तो उस समय मार्केट में ये डिमांड थी कि भाई कोई ऐसी लैंग्वेज आए जो इंडिपेंडेंट हो ओएस से, ओके। तो फिर काफ़ी रिसर्च होने के बाद जेबीएम मतलब एक जावा लैंग्वेज आई। जावा लैंग्वेज का कंसेप्ट यू कैन से जावा वर्चुअल मशीन एक कंसेप्ट है जेबीएम, जो एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है आप बोल सकते हो, जिसमें एक ये बताया गया कि जावा में अगर कोई भी काम करना चाहता है जावा प्रोग्रामिंग के साथ, तो उसमें उसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसका क्लास फॉर्मेट फाइल कैसे होनी चाहिए, लोडिंग मैकेनिज्म कैसी होनी चाहिए, ठीक है, असेंबली कोड, ओके, जेबीएम असेंबली कोड यू कैन से असेंबली कोड कैसा होगा, ठीक है। तो यू कैन से इट्स वन कंसेप्ट विच इज गिवन बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। जेबीएम इज वन कंसेप्ट विच इज गिवन बाय सन माइक्रो सिस्टम, और ये कंसेप्ट को उन्होंने बनाकर मार्केट में लॉन्च किया कि भाई ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जो टोटली इंडिपेंडेंट है ओएस का। अगर आप लोग जो भी मेरे कंसेप्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो वो इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करें अपने अकॉर्डिंगली। तो मार्केट में गाइस मल्टीपल ओएस थे, उनको लगा कि हाँ यार ये वाकई में अच्छा कंसेप्ट है, भाई इनका खुद का फॉर्मेट फाइल है, क्लास फॉर्मेट फाइल कैसा होना चाहिए, ये अपना सब कुछ कंसेप्ट, मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्लास लोडिंग मैकेनिज्म कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जावा ने अपना पूरा एक नया कंसेप्ट दिया विच वाज बेस्ड ऑन द हूप्स कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट ओएस ने अपने तरीके से, विच इज कॉल्ड जीआरई। सो जीआरई इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेबीएम विच इज गिवन बाय द ओएस वेंडर। रिमेंबर, अलग अलग ओएस वेंडर ने इस कंसेप्ट को, जेबीएम के कंसेप्ट को अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट किया, ओके, विच इज कॉल्ड जीआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। तो जीआरई इज डिपेंडेंट टू ओएस, क्योंकि ये इस कंसेप्ट को ओएस वेंडर ने अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट किया, ध्यान रखना, ठीक है। सो जीआरई इज डिपेंडेंट टू ओएस, रिमेंबर, ओके। एंड जीआरई इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ JVM provided by the OS vendor. Now we will talk about the JDK. What is JDK? तो guys एक कंसेप्ट था जो मार्केट में लॉन्च किया गया सन माइक्रो सिस्टम में। इस कंसेप्ट में बताया गया कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होगा, क्लास फॉर्मेट फाइल कैसी होगी, लोडिंग मैकेनिज्म कैसी होगी, ओके, वेरीफाइड मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें इसमें, सब कुछ इसमें दिया गया जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब उस कंसेप्ट की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग ओएस वेंडर ने अपने अपने तरीके से दी, ठीक है, विच इज कॉल्ड जीआरई। और जीआरई के साथ कुछ एडिशनल टूल्स इसमें हमने डाले हैं, ठीक है, एडिशनल टूल्स आते हैं विच इज कॉल्ड जेडीके। जीआरई प्लस सम एडिशनल टूल। वो एडिशनल टूल्स क्या है? जावा सी, जावा जार, जावा पी, आरएमआईसी, आरएमआई रजिस्ट्री, देयर आर मेनी टूल विच वी यूटिलाइज फॉर जावा। इन जावा एप्लीकेशंस के अंदर हम अलग अलग पर्पज से इन टूल्स का यूज करते हैं, जैसे जावा सी जावा कंपाइलर के लिए हो गया, जावा कंपाइलर हो गया, जावा जावा फाइल के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हो गया, ये जार फाइल बनाने के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे आरएमआईसी, आरएमआई रजिस्ट्री ये रिमोट के लिए हो गई,
ठीक है, रिमोट एप्लीकेशंस के लिए हो गई। तो देयर आर मैनी ये टूल्स का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं अपने जावा एप्लीकेशन में। ठीक है, आपको ये समझना है कि जब भी आप डाउनलोड करते हो जेडीके, तो वो पूछता है ना कि कौन से ओएस के लिए डाउनलोड करना है। क्यों पूछता है? क्योंकि उसके अंदर जीआरई है, ध्यान रखना। और जीआरई इज डिपेंडेंट टू ओएस। ठीक है, तो जीआरई क्या है? जीआरई इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम विच इज गिवन बाय द ओएस वेंडर। ठीक है, और ये हमारे एडिशनल टूल हैं जो हर ओएस के साथ में आपके आएंगे। अलग अलग ओएस अपने अपने एडिशनल टूल दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।